माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे जिस टॉपिक की, उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। हिंदी में हम कहें, आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे जिस टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है लिंग की संरचना। तो सबसे पहले हम लोग एक लिंग का डायग्राम देख लेते हैं कि हमारा जो लिंग है वो किस तरह से दिखाई देता है। ये हमारा कुछ इस प्रकार का लिंग का डायग्राम रहता है। ये हमारे लिंग का डायग्राम है। अब हम लिंग के एक एक पार्ट्स का अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस पार्ट को क्या कहते हैं और किस पार्ट का क्या काम रहता है। अब सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू करते हैं। जो हमारा लिंग होता है, इस लिंग के ऊपरी सरफेस पर या टेस्टिस के आसपास बाल होते हैं। इन बालों को हम लोग कहते हैं प्यूबिक हेयर। तो ये हमारे पास प्यूबिक हेयर। यहां पर ये जो हमारे पास रहती है इसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं। पुरुषों के अंदर जो टेस्टिस होती है ये 2 ही नंबर होती है, या कहें तो इनकी संख्या कितनी रहती है, 2 रहती है। एक टेस्टिस का जो वजन रहता है वो 10 से 12 ग्राम रहता है। यदि टेस्टिस के ऊपर से स्किन को हटा दिया जाए तो इनका जो रंग रहता है वो क्रीम और पिंकिश कलर का रहता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि टेस्टिस पुरुषों में करते क्या है। तो पहला जो मुख्य काम ये है कि जो टेस्टिस है वो पुरुषों के अंदर स्पर्म्स को पैदा करती है, जिसे हम लोग हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। पुरुषों में जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है ये 12 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। दूसरा जो मुख्य कार्य है टेस्टिस का, ये पुरुषों के मेल सेक्स हार्मोन को पैदा करती है, जिसे हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि जो पुरुषों में दाढ़ी आती है, बियर्ड का डेवलपमेंट होता है, मॉस्टिच का डेवलपमेंट होता है, मूंछों का डेवलपमेंट होता है, इलोंगेशन ऑफ पेनिस होते हैं, लिंग की लंबाई बढ़ती है, डीपर वॉइस होती है, आवाज मोटी होती है, मसल्स का डेवलपमेंट होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, चेस्ट पे हेयर का डेवलपमेंट होता है, छाती के ऊपर बाल आते हैं। इन सभी को जो नियंत्रित करने का काम होता है वो किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन का होता है। किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन का। अब हमारा जो लिंग होता है, इस लिंग का जो सबसे लंबा पार्ट है, जो लिंग का हमारा सबसे लंबा पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं शैफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, शैफ्ट बोलते हैं। शैफ्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। तो ये हमारे पास लिंग का शैफ्ट रहता है, ये बोले तो ये हमारे पास लिंग की क्या रहती है, बॉडी रहती है। हमारा जो लिंग होता है, इस लिंग का जो बल्गिंग पार्ट है, जो बाहर को उभरा हुआ हिस्सा है, इसे हम लोग मेडिकल साइंस में कहते हैं ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। और ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर एक चमड़ी होती है, एक स्किन होती है, जिसे हम लोग लूज फोल्ड स्किन कहते हैं। इसका नाम होता है मेडिकल साइंस में फोर स्किन होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये परमात्मा ने फोर स्किन लगाई क्यों है, तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई फोर स्किन का काम क्या रहता है। तो जो फोर स्किन होती है, इसके अंदर की तरफ कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सबेसियस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जो सबेसियस ग्लैंड्स होते हैं ये पैदा करते हैं, स्मैग्मा को पैदा करते हैं। अब लड़कों को पता होगा भाई स्मैग्मा क्या होता है। ये सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है और इसमें से बहुत ज्यादा गंदी क्या आती है, स्मेल आती है। यदि ये बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाए और इसको टाइम टू टाइम वॉश ना किया जाए तो हमारे ग्लैंड्स पेनिस पे इंफेक्शन हो जाता है, या कई बार एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं बेलेनेटिस। क्या कहते हैं, बोलो, बेलेनेटिस कहते हैं। एक्चुअली में स्मैग्मा करता क्या है, ये स्मैग्मा जो है एक नेचुरल लुब्रिकेंट है। नेचुरल लुब्रिकेंट का अर्थ हुआ ये हमारा जो ग्लैंड्स पेनिस है इसे चिकनाहट प्रदान करके रखता है, इसके अंदर मॉइस्चर को बना के रखता है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, इस ग्लैंड्स पेनिस से फोर स्किन को हटवा देते हैं। यदि आप लोग ग्लैंड्स पेनिस को से फोर स्किन को हटवा रहे हैं बाय सर्जरी, तो इस प्रक्रिया को हम लोग मेडिकल साइंस में कहते हैं सर्कमसीजन। क्या कहते हैं, सर्कमसीजन कहते हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है सर्कम
सीजन कहलाता है। इस सरकमसीजन को हम हिंदी में सुन्नत भी कहते हैं और हिंदी में हम लोग इसे खतना भी कहते हैं। ऐसे लिंग जिन लिंग से फोरस्किन को हटा दिया गया है, ऐसे लिंग को हम लोग मेडिकल साइंस में कहते हैं सर्कमसाइज्ड पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमसाइज्ड पेनिस कहते हैं। अब जिन लोगों के ग्लैंड्स पेनिस से फोरस्किन को हटा दिया जाता है तो उन लोगों का जो ग्लैंड्स पेनिस रहता है वो अधिकतर ड्राई रहता है। ड्राई का मतलब होता है थोड़ा इसमें सूखापन रहता है। और जिन लोगों के ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर फोरस्किन रहती है तो उनके ग्लैंड्स पेनिस में चिकनाहट बनी रहती है, या ग्लैंड्स पेनिस में अच्छा खासा लुब्रिकेशन होता है। अब यहाँ पर जो हमारे ग्लैंड्स पेनिस होते हैं, इस ग्लैंड्स पेनिस में एक ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग से यूरिन भी बाहर आता है और इसी ओपनिंग से वीर्य या बोले तो सीमन भी बाहर आता है। इस ओपनिंग को हम लोग मेडिकल साइंस में कहते हैं यूरेथ्रल। इसे कहते हैं हम लोग यूरेथ्रल ऑरिफाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रल ऑरिफाइस कहते हैं। मेडिकल साइंस में यूरेथ्रल ऑरिफाइस के और भी नाम हैं। इसे हम लोग एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस भी कहते हैं और कई बार हम लोग इसको यूरिनरी मेटस भी कहते हैं। अब हमारा जो लिंग रहता है, इस लिंग के अंदर एक नली होती है। इस नली को हम लोग मेडिकल साइंस में कहते हैं यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा होता है। अब ये यूरेथ्रा करता क्या है? अब ये जो यूरेथ्रा है ये पुरुषों के अंदर एक तो सीमन, एक तो वीर्य को कैरी करने का काम करता है और दूसरा किसको कैरी करने का काम करता है? यूरिन को कैरी करने का काम करता है। या बोले तो इसी यूरेथ्रा से हमारा सीमन जो है वीर्य बाहर आता है और इसी यूरेथ्रा से हमारा यूरिन भी क्या आता है? बाहर आता है। अब दूसरी बातचीत करें यदि हम लोग, तो हमारा जो पेनिस होता है, जो लिंग होता है, ये मुख्यतः दो प्रकार के टिश्यू से बना होता है। एक टिश्यू को कहते हैं हम लोग कोरपोरा कैवरेनोसा कहते हैं। एक को कोरपोरा कैवरेनोसा कहते हैं और दूसरे को हम लोग कहते हैं कोरपोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब हमारा कोरपोरा कैवरेनोसा और कोरपोरा स्पॉन्जियोसम ब्लड से फिल हो जाते हैं, ब्लड से भर जाते हैं, तो तब हमारा पेनिस जो है वो इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट को हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो पेनिस है वो इलार्जमेंट हो जाता है, या हमारे पेनिस में स्टिफनिंग आ जाती है। स्टिफनिंग का मतलब है कि हमारे पेनिस के अंदर क्या आ जाती है? हार्डनेस आ जाती है। क्या आ जाती है? हमारे पेनिस के अंदर हार्डनेस आ जाती है। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि हमारा जो पेनिस है, जो ह्यूमन का पेनिस है, सिर्फ टिश्यू से बना होता है। तो दूसरी बात जो याद रखने की है कि जो ह्यूमन का पेनिस है, इसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है? बॉन्ड्स नहीं होती। इसमें कोई बॉन्ड्स नहीं होती है, नो बॉन्ड्स है। ह्यूमन का जो पेनिस है सिर्फ एंड सिर्फ टिश्यू से बना होता है। इसका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जबकि गोरिल्ला जो गोरिल्ला है एंड कौन है? चिंपैंजी। जो गोरिल्ला और चिंपैंजी है, इसका जो पेनिस है, इसका जो लिंग है, इसमें क्या रहती है? बॉन्ड्स रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो गोरिल्ला और चिंपैंजी होते हैं, इनके पेनिस में हड्डी रहती है, बॉन्ड्स रहती है, जबकि ह्यूमन बीइंग के पेनिस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बॉन्ड्स नहीं रहती है। सिर्फ ये उत्तक से बना होता है, बोले तो टिश्यू से बना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पेनिस प्रॉपर तरीके से इरेक्ट नहीं हो पाता है, या इरेक्ट ही नहीं हो पाता है, या उसमें स्टिफनिंग नहीं आ पाती, हार्डनेस नहीं आ पाती है, या इलार्जमेंट नहीं हो पाता है। इस प्रॉब्लम्स को हम मेडिकल साइंस में कहते हैं इरेक्टाइल, इसे कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो जिन लोगों का या जिन पुरुषों का पेनिस प्रॉपर तरीके से इरेक्ट नहीं हो रहा है, या इरेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, या उसमें स्टिफनिंग नहीं आ रही है, तो मेडिकल साइंस में कहते हैं कि इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की क्या है? प्रॉब्लम। अब पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है? तो इसकी बहुत से कारण हो सकते हैं। इसकी बहुत सारी क्या हो सकती हैं? वजह हो सकती है। तो पहला कारण है फिजिकल वीकनेस। कभी कभी कुछ पुरुषों में इतनी कमजोरी और इतनी वीकनेस आ जाती है जिस वजह से जो पेनिस है वो प्रॉपर तरह से इरेक्ट नहीं हो पाता। दूसरी वजह है डिप्रेशन है। डिप्रेशन भी एक कारण है, एंजाइटी भी एक कारण है, कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज हो गया है, हार्ट डिजीज हो गया है, तो ये भी कुछ कारण है जिस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। कभी कभी हमारा जो लिंग होता है, जो पेनिस होता है, इसके अंदर प्रॉपर तरह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। यदि प्रॉपर तरह से फ्लो नहीं हो पा रहा है, या ब्लड फ्लो ही नहीं हो पा रहा है इसके अंदर, तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है।
कभी कभी हमारे लिंग के अंदर नर्व रहती है, वो डैमेज हो जाती है, तो नर्व के डैमेज होने की वजह से भी हमारा जो लिंग है वो इरेक्ट नहीं हो पाता है, या बोले तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की प्रॉब्लम आ जाती है। आनुवांशिक कारण भी होते हैं, जेनेटिकल रीजन्स भी होते हैं, जेनेटिकल रीजन्स भी होते हैं। और यदि हम और बातचीत करें तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिन वजह से आदमियों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब यदि हम लोग बातचीत और करें, यदि लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें हम लोग लिंग की, तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जितना लिंग हमारा बाहर होता है, जितना बॉडी के बाहर होता है लिंग, उतना ही बॉडी के ये अंदर भी रहता है, उतना ही बॉडी के क्या रहता है, अंदर भी रहता है। अब इरेक्शन ऑफ पेनिस कब शुरू हो जाता है? वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इरेक्शन ऑफ पेनिस जो होता है ये तभी शुरू हो जाता है जब बच्चा मां के गर्भ में होता है। तो कुछ सोनोग्राफिक रिपोर्ट्स में, कुछ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि जब बच्चा 7वें या 8वें महीने में होता है मां के गर्भ में, तो कई बार उसका जो पेनिस है वो इरेक्शन मोड में ऑब्जर्व किया गया है। तो पेनिस का जो इरेक्शन है वो शुरू हो जाता है जब बच्चा अपनी मां के क्या होता है, गर्भ में होता है। तो ये कुछ बातें थी पेनिस के संबंध में या स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस के संबंध में। आज इतना ही, धन्यवाद।